हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलाम पीसीएस। माई सेल्फ वैभव मिश्रा और आज हम लोग पेपर 5 का डिस्कशन करेंगे फॉर यूपी पीसीएस। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक देख लिए थे। चैप्टर 5, 6, 7 हमने देखा था। 8 के भी कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हुए थे, जैसे कि स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, और हमने फंड्स तक देख लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलिटिकल पार्टीज है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पीसीएस देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज का क्वेश्चन आता ही का आता है। क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली आता है, क्योंकि यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज होते हैं उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली रीजनल पार्टीज से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो बिफोर वी स्टार्ट हमें यह पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज है क्या? पॉलिटिकल पार्टी, एक छोटा सा डेफिनेशन लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये इंडिविजुअल किस लिए मिले हैं? ये इंडिविजुअल मिले हैं क्योंकि उनका एक कॉमन एजेंडा है। ठीक है, वो एजेंडा क्या है कि वो चाहते हैं कि कंटेस्ट करे इलेक्शन, ठीक है, और गवर्नमेंट फॉर्म करे। और जितने भी इंडिविजुअल आए थे वो जाहिर सी बात है कि उनका जो पॉलिटिकल बिलीव है, जो आइडियोलॉजी है, वो सिमिलर है। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली यूपी की। तो उत्तर प्रदेश में कैसे पॉलिटिकल पार्टीज है? तो यहां पर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेट में भी नेशनल लेवल पार्टीज भी हैं और स्टेट लेवल पार्टीज भी हैं। जैसे बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, ये सब क्या है? आप, ये सारे नेशनल लेवल पार्टीज हैं। देन स्टेट लेवल पार्टीज भी हैं, एसपी, आरएलडी। ठीक है, तो आप देखिएगा कि दोनों ही पार्टीज हैं। अब यूपी में नंबर ऑफ पार्टीज बहुत ही ज्यादा हैं और हर तरीके का पार्टीज है, ये हमने देख लिया। तो ये पार्टी का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है कि जितने ज्यादा डाइवर्स ग्रुप हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो बीइंग यूपी डाइवर्सिटी का वन ऑफ द हब है। ठीक है, वैसे तो पूरा इंडिया ही डाइवर्स है, लेकिन यूपी में भी जब आप बात करेंगे तो बहुत सारे डाइवर्स सेक्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट पार्टीज क्लेम करती है कि हम इनके हित को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? एसपी क्या कहती है कि हम यादवों को के हित को रिप्रेजेंट करते हैं। आरएलडी व्हाट विल से, ही विल रिप्रेजेंट जाट्स, फार्मर कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, देन वो क्या इंश्योर कर रहे हैं? इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। देखिए, पार्टीज तो आई किस लिए हैं? हमने देखा था कि पार्टी का फॉर्मेशन किस लिए होता है। पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है क्योंकि वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट बनाना है उनको। तो डिफरेंट पार्टीज इंश्योर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। वो अपने वोटर्स को बोलेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, आप इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होइए। नेक्स्ट, पॉलिसी फॉर्मेशन। अगर गवर्नमेंट में आ रही हैं तो वो क्या करेंगे? वो पॉलिसी फॉर्म करेंगे। फिर यहीं पे इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी फॉर्मेशन में पार्टीज का रोल होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट फॉर्मेशन। ठीक है, अब पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं जब वो सत्ता में आएंगे। कैसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे? वैसी पॉलिसी जो उनके एजेंडा में था। इसका मतलब जो उनके मैनिफेस्टो में था। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी योगी आदित्यनाथ इलेक्ट हुए सीएम, तो उन्होंने
उन्होंने बीजेपी मैनिफेस्टो में क्या था कि क्लीन गंगा, तो वो कैसे स्कीम लाएंगे, नमामि गंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो इसीलिए पार्टीज का गठन ही किया जा रहा है कि हम एज अ इंडिविजुअल एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। यहीं पे कभी कभी चीज होंगी कि आपको कोalition बिल्डिंग भी करना पड़ता है। कैसे, मान लो 2-3 पार्टीज हैं, वो मिल के भी सरकार बना सकती हैं, तो वो क्या हुआ, कोalition। ठीक है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट की पार्टीज हेल्प करती हैं, जैसे कि एसपी और बीएसपी। यूपीए के टाइम में आप देखोगे एसपी का रोल था समाजवादी पार्टी का। देन स्पेशल इंटरेस्ट, एडवोकेसी ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, जैसे कि फार्मर्स की राइट। अभी मैंने बताया कि आरएलडी क्या कहता है कि हम फार्मर्स के राइट को देखेंगे। ठीक है, देन सोशल मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सोशल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, यू विल सी मेनी पार्टीज सोशल मूवमेंट के बेसिस पे आई हैं। यहां पर फॉर हम एग्जांपल ले सकते हैं समाजवादी पार्टी, व्हाट इट सेज इन यूपी कि हमारा एजेंडा क्या है, सोशल जस्टिस का। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट यहां पे देखिए, यहीं पे आप एग्जांपल लीजिए भीम आर्मी का, भाई चंद्रशेखर आजाद। ये क्या कहती है, ये कहता है कि दलितों के मूवमेंट्स के लिए, दलितों के लिए राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, दलित राइट्स के लिए भीम आर्मी। ठीक है, अब एक चीज हम मिस कर गए थे, ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। ये कैसे, जरूरी नहीं है कि आप कंटेस्ट कर रहे हो इलेक्शन तो आप गवर्नमेंट फॉर्म करोगे। हो सकता है आपको कुछ सीट कम हो गई और आप क्या हो जाएंगे, अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो अपोजिशन में आपका क्या काम है कि आप देखें कि यू विल बी द मेन पार्टी जो कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख सकता है। ठीक है, तो ये काम आपका एज एन अपोजिशन होगा। चलिए, तो हमने देखा कि पार्टीज कौन कौन से यूपी में थे और कैसे ही पार्टी का रोल था। अब हम सिर्फ स्पेसिफिक पार्टीज की बात करेंगे। कौन से पार्टीज की बात करेंगे, हम बात करेंगे रीजनल पार्टीज की। क्यों, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है राइज ऑफ रीजनल पार्टी। और राइज ऑफ रीजनल पार्टी ये इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फेजेस भी देखेंगे तो उसमें हम सबसे पहले यूपी का देखते हैं अभी, क्योंकि यूपी स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब इंडिया की फ्रीडम होती है तो क्या होता है कि वन पार्टी सिस्टम चलता है, मतलब कांग्रेस सेंटर में भी थी और स्टेट में भी थी। 1967 तक ये चीज कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, आपको पता है 1965 में पहली बार केरला में जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होती है, फिर धीरे धीरे अलग अलग स्टेट में भी ये चीज होता है। अभी हम यूपी पे आते हैं, तो 1950 से 1970 तक इसको हम बोल सकते हैं प्री इमरजेंस पीरियड। प्री इमरजेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजनल आइडेंटिटी नहीं थी, यहाँ पे मोस्टली जो था नेशनल चीजें हो रही थी, आईएनसी ही था मेनली। ठीक है, जो नेशनल इंटरेस्ट था वो एक सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था। इसके बाद सेकेंड फेज आता है 1970 से 1990 तक। इस सेकेंड फेज में क्या होता है, इस सेकेंड फेज में इमरजेंस होने लगता है रीजनल आइडेंटिटी की। तो क्या आता है
रीजनल आइडेंटिटी की। और क्या होता है, यहीं पे हम देखेंगे कि रीजनल कॉन्शियसनेस आने लगता है। अभी हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्टीज बनने लगती है जो कि स्टेट स्पेसिफिक मुद्दों को पे काम करना चाहती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, 1 मिनट, BKD भारतीय क्रांति दल किसने बनाया, चरण सिंह इसको लीड करते हैं। सिमिलरली ये 1960s की बात है, ठीक है, स्टार्ट 1960s में ही हो गई थी। अब अदर पार्टीज भी हैं, जैसे आप बात करेंगे अगर जनता पार्टी, वो भी पहले ये आप बोल सकते हैं कि ये बाद में नेशनल पार्टी बन जाती है, लेकिन अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे यूपी में VP सिंह इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। तो नेशनल पार्टीज में भी यूपी में रोल था, प्लस अदर पार्टीज का भी इमरजेंस होने लगा था, ठीक है। यहीं पे आप देखिएगा लोकदल आता है, लोकदल, ठीक है। लोकदल अगेन लेड बाय चरण सिंह। ये कब बनता है, 1979 में, ठीक है। तो ये सारे लोकल इश्यूज को अब धीरे धीरे लोकल इश्यूज पे काम करना शुरू करेंगे। लेकिन इन सब पार्टियों में वैसा उतना ज़्यादा लोकल इश्यूज पे काम शुरू नहीं हुआ था, लोकल मुद्दों को उतना ज़्यादा नहीं उठाया था। फाइनली जब दो पार्टी आती है, पहला BSP का फॉर्मेशन होता है कांसीराम के द्वारा 1984 में। उन्होंने बैकवर्ड क्लास के लिए पार्टी शुरू की, और SP का फॉर्मेशन 1992 में होता है बाय मुलायम सिंह यादव, ठीक है। तो ये जो कहता है, ये कहता है कि फार्मर्स एंड बैकवर्ड क्लास के राइट्स को देख रहे हैं। अब क्या होती है, अब धीरे धीरे रीजनल कंसियसनेस बढ़ने लगता है, ठीक है। लेकिन ये रीजनल कंसियसनेस तक नहीं रहता है, तो क्या हो जाता है, तब हम इंटर करते हैं न्यू फेज में। अब ये कौन सा फेज है, इसको आप थर्ड फेज बोल सकते हैं, या फिर मंडल मंदिर फेज बोल सकते हैं। इसको आप मंडल मंदिर फेज बोल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड फेज, ठीक है। अब इस मंडल मंदिर फेज में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इमरजेंस बेस्ड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इमरजेंस ऑफ कास्ट बेस्ड पार्टीज पॉलिटिक्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपको पता ही है कैसे अयोध्या का इशू हुआ था, ठीक है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट निकली, उसके बाद क्या हुआ कि OBC पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, ठीक है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन होता है। अभी मैंने SP की बात आपको बताया था 1992 में कैसे फॉर्मेशन होती है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये पार्टीज स्पेसिफिक कास्ट के मुद्दे को उठाएंगे, सोशल जस्टिस के मुद्दे को उठाते हैं, और धीरे धीरे ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज बन जाता है फॉर स्टेट इलेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, इवन नेशनल लेवल पार्टीज जो हैं उनको भी इन चीजों को अलाइन में लेना होता है। जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स है वो कास्ट के अकॉर्डिंग वोट करने लगती हैं, और देयर इज राइज ऑफ रीजनल पार्टी। अब इस फेज में क्या होता है कि टुवर्ड द एंड राइज ऑफ रीजनल पार्टी
ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कोएलिशन बनाते हैं और फिर फाइनली आप स्टेट लेवल पे खुद से इंडिपेंडेंटली भी कोएलिशन विद नेशनल पार्टीज हो रहा था उनको एज अ सपोर्टिव रोल में, एंड फाइनली आप इंडिपेंडेंटली आप गवर्नमेंट लीड करने लगते हैं। ठीक है, एसपी ने गवर्नमेंट बनाया, बीएसपी ने अपने दम पे गवर्नमेंट बनाया, तो ये फेज था। ओके, नेक्स्ट फेज पे चलते हैं 2000 से 2014। यहाँ पे भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स राइज होता है। यहाँ पे एक और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के राइज होने के कारण यहाँ पे एक छोटा सा बदलाव हो जाता है। कैसे? फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाता है। कैसे? यहाँ फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और फ्रेगमेंटेशन से बर्थ ऑफ स्मॉलर पार्टीज या स्मॉल और मार्जिनल पार्टीज का बर्थ हो जाता है। कैसे? अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, पहले क्या था, बीएसपी फॉर दलित एंड एसपी फॉर ओबीसी मान लीजिए, लेकिन अभी वहां पे क्या हो गया, एक नई कैटेगरी आ गई अमॉन्ग ओबीसीज, जो मोस्ट बैकवर्ड है उन्हें क्या बोला गया, एमबीसी। अब मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए न्यू पार्टीज फॉर्म हुई, फॉर एग्जांपल अपना दल। ठीक है, कुर्मीज के लिए। अब कैसे आपने देखा कि बर्थ ऑफ स्मॉल पार्टीज हो जाता है। वैसे स्मॉल पार्टीज को हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में अभी जो करंट फेज आप देख सकते हैं, करंट फेज में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रल अलायंसेज हो रहे हैं, डायनामिक इलेक्ट्रल अलायंसेज। इसको आप बोल सकते हैं, पहले भी अलायंसेज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायनामिक इलेक्ट्रल अलायंसेज। अब ये क्या है भाई, डायनामिक इलेक्ट्रल अलायंसेज, ये कौन सा फेज आ गया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, जो स्मॉल पार्टीज जो बने थे उनका सिग्निफिकेंस बढ़ जा रहा है, वो अपने जो इलेक्ट्रल गेन है उसको देख रहे हैं, अपने एजेंडा को देख रहे हैं, और नेशनल पार्टी के साथ जब कोalition कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि कैसे उनको मोर और मोर सीट मिले। ठीक है, तो इसीलिए उनका एक अलग पॉलिटिक्स चल रहा है। जैसे सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है एसपी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनका था कि पहले बीजेपी की तरफ जा रहे थे, फिर आप देखिए कि फाइनली अभी जो लास्ट इलेक्शन था वो एसपी की तरफ से ये लड़े। ठीक है, फिर स्मॉल पार्टीज के विद इन भी फ्रैक्शन हो गया, जैसे अपना दल में आप देख रहे हैं, तो क्या है कि डायनामिक इलेक्ट्रल अलायंसेस बनने लगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, आप डिफरेंट फेजेस में डालेंगे। प्री इमरजेंस फेज, जहाँ पे कि नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रही थी, वन पार्टी सिस्टम था, कांग्रेस ही थी मेनली। फिर इमरजेंस हुआ, रीजनल आइडेंटिटी का, डिफरेंट पार्टीज बने, लोक दल, भारतीय क्रांति दल, बीकेडी, देन आपका यहीं पे आप देखेंगे कि बीएसपी और एसपी बनती है। फिर देखेंगे कि कैसे रीजनल आइडेंटिटी अपने चरम पे जाता है, यहीं पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। देन विल सी मंडल मंदिर फेज आता है, एसपी बीएसपी की डोमिनेंस हो जाती है। देन फाइनली विल सी कि वहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स होने लगता है, सब कैटेगरी, सब कास्ट में बटने लगती हैं पार्टीज, एंड देन फाइनली जो है डायनेमिक इलेक्ट्रल अलायंसेस। तो ये आप इस तरह 5 फेजेस में बांट सकते हैं, राइज ऑफ नेशनल रीजनल पार्टी या फिर इवोल्यूशन ऑफ रीजनल पार्टीज को ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में
ये हमने देखा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने फेजेस देखा। अब फेजेस को समझने के लिए एक और तरीका है रीजनल पार्टीज को समझने। सबसे पहले आप देखिए कि क्या हुआ, रीजनल आइडेंटिटी का जन्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब ये किस पे बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड हो सकता है, ये देखिए लैंग्वेज, कल्चर, सोशल ग्रुप, कुछ भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे रीजनल आइडेंटिटी का जन्म होता है। इसको फ्यूल कौन देता है, सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, दलित मूवमेंट, ओबीसी मूवमेंट, तो ये इससे इसको फ्यूल मिलता है। ठीक है। एंड फाइनली आप देखते हैं कि क्या होता है, पॉलिटिक्स, वन सेकेंड, देयर इज अ शिफ्ट इन पॉलिटिकल डायनामिक्स, ठीक है। ये कैसे हुआ कि रीजनल पार्टी अब धीरे धीरे पावर एज्यूम करने लगती है। और क्या होता है, मान लीजिए कि पहले आईएनसी थी, तो अभी इन्होंने भी, क्या हुआ, देयर विल बी अ सीट शेयरिंग। यहाँ पे क्या होगा कि रीजनल पार्टीज का राइज होने लगता है। अब जब पार्टीज का राइज होता है तो क्या होगा, वो पॉलिसी फॉर्मेशन में इफेक्ट करने लगते हैं। यूपीए के टाइम में हमने देखा, ठीक है। प्लस स्टेट में आप देखेंगे, स्टेट में खुद ही वो पावर में आ जा रही है, तो भी वो पॉलिसी खुद ही फॉर्म करेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे रीजनल आइडेंटिटी स्टार्ट होता है। और जब भी आप पॉलिसी अब स्टेट के इंटरेस्ट में, स्टेट लोकल इश्यूज के बेसिस पे बनाओगे तो क्या होगा, हमेशा रीजनल आइडेंटिटी जो है उसको फ्यूल मिलते ही रहेगा। तो ये ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि कैसे रीजनल पार्टीज यूपी में या कहीं भी काम करती है। ओके, अब हमने फेजेस देख लिया, कैसे काम कर रहा है वो देख लिया। अब देखते हैं कि क्या रोल है रीजनल पार्टीज का। अब सबसे पहला जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजनल एस्पिरेशन। अब हमने देखा कि रीजनल पार्टी क्या करती है, लोकल इशू को लेती है। तो लोकल इश्यूज पे काम करेगी, लोकल इश्यूज, इसीलिए क्या होगा, रीजनल एस्पिरेशन फुलफिल होगा, क्योंकि रीजनल डिप्रावेशन के कारण ही इनका जन्म होता है। ठीक है। फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ये चैंपियन होते हैं। जैसे हमने देखा था कि आरएलडी जेड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। बीएसपी व्हाट इट सेज, इट विल वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित कम्युनिटीज। देन यू विल गिव एग्जांपल ऑफ अपना पार्टी, ये कुर्मी कम्युनिटी के लिए। ये हमने देखा था एडवोकेसी ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आप एसपी का फॉर्मेशन ही किस लिए हो रहा है, समाजवादी पार्टी इट सेज कि सोशल अपलिफ्टमेंट इज द मेजर गोल। ओके, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट फॉर्मेशन। अब रीजनल पार्टीज का गवर्नमेंट फॉर्मेशन में बहुत इम्पैक्ट होता है। आप यूपी गवर्नमेंट को उठा के देखिए, अभी कोalition गवर्नमेंट है एनडीए की, उससे पहले भी आप देखेंगे एसपी की सरकार थी, उससे पहले बीएसपी था। तो आप देख रहे हैं कि कैसे रीजनल पार्टी जो है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है। देन कोalition पॉलिटिक्स, कोalition पॉलिटिक्स जब भी आप देखोगे, मैंने जब बताया था आपको थर्ड फेज,
राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन यूपी, उसी समय से आप देखिए फ्रॉम 1993 ऑनवर्ड्स आप देखिए 2014 तक सेंटर स्टेट हर जगह रीजनल पार्टी का, यूपी के रीजनल पार्टी का डोमिनेंस रहा है। दे आर इन द कोलिशन, सेंटर में भी गवर्नमेंट बनाने में आप देखोगे कि कोलिशन में कैसे डिफरेंट स्टेजेस पे इम्पैक्ट रहा है। अब सिंस कोलिशन में उनका रोल है तो क्या नेशनल पॉलिसीज पे इम्पैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप देख रहे हो ऐसे भी यूपी में 80 सीट्स हैं, आउट ऑफ 550 में 80 सीट्स यहीं पे हो जा रहा है। तो क्या है, एक मेजर जंग यहीं से हो रहा है, ठीक है। अब चेक्स एंड बैलेंस इन गवर्नेंस ये भी करता है। कैसे ही, जैसे ही आप अपोजिशन में होते हो तो आप करते हो, और कैसे करते हो, जब भी नेशनल पार्टी डोमिनेट करने लगती है तो रीजनल इशू को नेग्लेक्ट होने होता है, तो ये पार्टीज आती हैं और रीजनल एजेंडा को उठाती है, ठीक है। तो चलिए, आपने रीजनल पार्टी का रोल भी देख लिया, कैसे यूपी में रीजनल पार्टी का रोल है। अब हम देखते हैं कि हाउ व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय रीजनल पार्टी इन उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा चैलेंज जो है कौन देगा उनको? नेशनल पार्टी का डोमिनेंस उनको देता है। इफ एनडीए ने अभी स्टेट में योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, नो डाउट देयर आर रीजनल पार्टी एसोसिएटेड विद देम, बट मोस्ट ऑफ द सीट्स किसके पास है? मोस्ट ऑफ द सीट बीजेपी के पास है। तो ये क्या हुआ है, उन्होंने उनकी डोमिनेंस जो थी, जो नेशनल पॉलिटिक्स थी वो इन्वॉल्व हो गई है, और जो स्टेट लेवल जो रीजनल पॉलिटिक्स थी वो कहीं ना कहीं पीछे आ गई है। चलिए, फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप, अभी हमने देखा था कि जो फोर्थ फेज था उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था उसमें नई नई पार्टीज आ रही थी, नई नई कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। द कास्ट पुराने बट नई पार्टीज का फॉर्मेशन उस कास्ट के बेसिस पे हुआ था। जैसे कुर्मी कम्युनिटी के बेस पे पार्टी फॉर्म हुई, जो कि पहले नहीं थी। तो क्या हो रहा है कि उनका जो वोट बैंक्स है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, उनका वोट शेयर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और यहीं पे क्या होगा, यहीं पे नेशनल पार्टीज आगे बढ़ सकती है। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड कास्ट डिवीजन, इससे क्या हो रहा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इतनी बढ़ जा रही है, इतनी कि आप क्या हो रहा है, डेवलपमेंटल एजेंडा मिस हो जा रहा है। अब इससे क्या होगा, ओवरऑल यूपी की डेवलपमेंट रुक सकती है, क्योंकि आप सिर्फ कास्ट लाइन पे काम करोगे, आप मैनिफेस्टो ऐसा करोगे जो कि कास्ट को ज़्यादा आगे दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब लिमिटेड रिसोर्स एंड फंडिंग एक और प्रॉब्लम है। कैसे, इलेक्ट्रल बॉन्ड आता है और आप देखते हैं जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जो मेजॉरिटी ऑफ फंडिंग है वो नेशनल पार्टीज के पास आती है, और स्पेशली रूलिंग पार्टी के पास। तो ऐसे में क्या होगा, रीजनल पार्टी की फंडिंग कम हो जाएगी। कोलिशन पॉलिटिक्स, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रीजनल पार्टी के साथ कि ये कोलिशन तो कर लेते हैं, लेकिन आपस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे कि एसपी और बीएसपी कोलिशन जब करनी चाह रही थी 2017 में, तो क्या हो रहा था कि वोट शेयरिंग के सीट शेयरिंग के कारण क्या हो रहा था, मतभेद हो रही थी कि आपस में सीट शेयरिंग कैसे होगा। और क्या चैलेंजेस है, इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल पॉलिटिक्स। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल की पॉलिसीज है वो मुद्दों को भटका दे सकती है, तो ये चीज हो जा रहा है। इलेक्शन के पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो क्या हुआ, यूपी इलेक्शन के पहले डीमोनेटाइजेशन हो गई थी, तो पॉलिसी शिफ्ट हो गया, जो मुद्दा था वो चेंज हो गया। देन
लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। रीजनल पार्टीज जो हैं यूपी में विशेषकर, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप देखोगे मोस्टली वन मैन शो चलता है। अब ये प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि अगर लीडरशिप कम है, एक दो ही लोग लीडर हैं, तो क्या होगा कि ग्राउंड लेवल पे बेस उनका कमजोर होने लगेगा और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ग्राउंड कनेक्ट जरूरी है। कंपटीशन फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। आम आदमी पार्टी आई यूपी में, वो किसका वोट ले रहा है, वो सर्टेन सेक्शन ऑफ रीजनल पार्टीज को मोर इम्पैक्ट कर रही है। देन इलेक्ट्रल डेमोग्राफिक्स, ये भी आप देख रहे हैं कि कैसे चेंज होता है एंड डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन पॉलिटिक्स के कारण दिक्कत हो रही है हमें। देन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए जो मोस्ट ऑफ द मीडिया है, मीडिया हाउसेस देखेंगे, वो नेशनल पार्टीज के मुद्दे को लेती है क्योंकि जो मीडिया हाउसेस हैं वो नेशनल लेवल पे काम करती है, उनको वोट जो व्यूअरशिप है उसको देखना है, तो वो क्या करती हैं, वो नेशनल मुद्दों को ज़्यादा चलाएगी और स्टेट के मुद्दों को कम चलाएगी। तो एक प्रॉब्लम ये भी है, रीजनल पार्टीज बिकम नेग्लेक्टेड है। शिफ्टिंग वोटर लॉयल्टीज, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल लीडर, आपका लीडर नहीं रहा क्योंकि लीडर्स कम है, तो क्या होगा, लॉयल्टीज शिफ्ट हो जाएगी। अब स्पेशली ये स्मॉल रीजनल पार्टीज के लिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे बहुत टाइम स्मॉल जो रीजनल पार्टीज हैं वो एक इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है वो वाइप आउट भी हो गई है। तो हमने रीजनल पार्टीज के बारे में पढ़ा, रीजनल पार्टी का क्या रोल है यूपी में। देन व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ रीजनल पार्टी इन उत्तर प्रदेश। अब रीजनल पार्टीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ में एक और चीज हो रहा है यूपी में, दैट इज राइज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल पार्टीज, उसको भी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल एंड राइज ऑफ स्मॉल पार्टीज। तो स्मॉल पार्टीज देखते हैं, फॉर एग्जांपल अपना दल, ठीक है। और स्मॉल पार्टीज क्या है, जिनका कि जो वोटर बेस है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है, अभी वो स्मॉल पार्टीज में आते हैं। इनका सोशियो पॉलिटिकल प्रोफाइल कैसा रहेगा, वो जो यूपी में अभी देखिएगा विशेषकर ये जो स्मॉल पार्टीज बने हैं वो जो ओबीसी पार्टीज हैं उनसे बट के बने हैं। इनका वोटर बेस जो है वो एमबीसीज है, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज, दैट इज ओबीसी में ही सबसे वल्नरेबल सेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं अपना दल, तो अपना दल कुर्मी वोट बैंक के ऊपर है। फिर इनके कुछ डिमांड है, उनमें से एक मोस्ट पॉपुलर डिमांड है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा जस्टिस रोहिणी कमिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको आप एक बार देखिएगा, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के ऊपर है, ठीक है। अब लीडरशिप कहाँ से आता है, ये लीडर्स कहाँ से है, तो आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द लीडर पहले मेन स्ट्रीम में थे, मेन स्ट्रीम लीडरशिप में थे, और अभी फिर से वो अपनी ही पार्टी को फ्लॉन्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन अपने कास्ट के ऊपर। अब ये जो स्मॉल पार्टीज होती हैं वो आप देखेंगे कि रिसेंट जो टाइम्स है वहाँ पे इनका रोल बढ़ रहा है। ऑल्दो अगर आप इनका खुद का वोट शेयर देखेंगे
तो कम ही है, ठीक है। अभी आप कुर्मीज का आप डेमोग्राफिक देखेंगे तो लेस देन 4% ही है, लेकिन एक पार्टी फॉर्म हो जा रही है। अब यहाँ पर इनका एक जो बेस है वो एक रीजन स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन उस रीजन में क्या हो रहा है, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है। और कोalition जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, विशेषकर यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में जो मार्जिन है, जो डिफरेंस ऑफ मार्जिन है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, वो बहुत ही कम है। इसीलिए भी जो स्मॉल पार्टीज हैं उनका रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ पार्टीज के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे सोहलदेव राजवीर भारतीय पार्टी, ओम प्रकाश राजवीर की, ठीक है। देन इनका कुछ सोशल बेस रहेगा जो ये क्लेम करते हैं, ठीक है। राजभर कम्युनिटी, देन अपना दल कृष्णा पटेल, अपना दल एस अनुप्रिया पटेल, ये इनका डिवीजन हो गया था, ये इनकी माँ अलग पार्टी फ्लोट कर ली थी। अब देखिए ये भी आप देखें कैसे डायनेमिक्स चेंज होता है, ये एसपी के साथ हैं तो ये बीजेपी के साथ हैं। फैक्शंस अमॉन्ग स्मॉल पार्टीज ऑल्सो, तो फ्रेगमेंटेशन कितना ज़्यादा हो रहा है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, डायनेमिक अलायंसेज हो रही हैं, ये इनके साथ चली गई एसपी के साथ फैक्शन होके, कृष्णा पटेल जी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, लिख सकते हैं आप, आज़ाद समाज पार्टी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की। अब देखिए ये पहले तो सिर्फ नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं कर रही है, स्टेट पार्टी के साथ भी अलायंस हो रही है। फिर आप देखिए कि आपस में भी इनका अलायंस है। एग्जाम्पल, आज़ाद पार्टी पीस पार्टी के साथ अलायंस कर रही है। तो देर इज वेरी मच डायनेमिक्स इन दी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पार्टीज। नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक्स क्या कहता है। तो ईसीआई के डेटा है जो कि कहता है कि कैसे राइज इन नंबर ऑफ पार्टीज, स्मॉल पार्टीज कैसे बढ़ रही हैं। अब देखिए हाउ द ग्राफ इज राइजिंग। आप 2007-8 तक आप देखो 112, देन 203 2022 में, देन 289 इन 2017। अगर आप देखिएगा 90s तक तो रीजनल नंबर ऑफ पार्टीज जो यूपी में है वो 35 हैं, देन स्टीपली राइज हो रहा है ये, क्योंकि आप देखे थे 90s से रीजनल पार्टी राइज होती है 2000 तक, एंड उसके बाद 2000 के बाद यहाँ पर मोर फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गया, और फ्रेगमेंटेशन का रिजल्ट है दिस राइज। तो आप ग्राफ समझ सकते हैं कैसे ये हो रहा है, क्यों राइज हो रहा है, सब कुछ क्लियर है। नाउ नेक्स्ट चीज देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रल सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले जो ये स्मॉल पार्टी है वो डिसकंटेंट क्रिएट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। देखिए वैसे तो हमने देखा कि कैसे अलायंस के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल था इनका, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे मान लीजिए डिसकंटेंट क्रिएट करने में ये स्मॉल पार्टी इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकम्बेंसी होता है उसको यूज करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप दिल्ली का एग्जांपल लिए, आम आदमी पार्टी जब आई थी तो एक बहुत ही छोटा मिनिस्कल था और तुरंत ही उन्होंने एक डिसकंटेंट उनके सामने लाया कि देखिए भैया करप्शन ज़्यादा है एंड वी आर अगेंस्ट करप्शन, एंड दैट पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट विद इन फ्यू ईयर्स, ठीक है। तो ऐसे स्मॉल पार्टीज का भी ऐसे ही काम है। इफेक्ट ऑन वोट शेयर,
अब ये कैसे, देखिए नाउ यू कैन सी कि ट्रेडिशनल वोट शेयर क्या था, कास्ट का। अब कास्ट पे कुछ पार्टी आपकी कास्ट लाइन, मान लीजिए एसपी की ओबीसी कास्ट लाइन थी, उसको बांट कर कोई बन गया, बीएसपी की जो वोट बैंक थी उसको कट कर कोई पार्टी बना, तो क्या होगा कि यहाँ पे उसके वोट शेयर को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ट्रेडिशनल वोट शेयर को इफेक्ट करता है स्मॉल एंड मार्जिनल पार्टीज के वोट बैंक, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है, रोल इन ओवरकमिंग स्मॉल मार्जिन, ये इंपॉर्टेंट है विशेष करके जब आप देख रहे हैं कि जब एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है यूपी में, तो वो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे पार्टी लाइक अपना दल, निषाद पार्टी, इन सब से कोलैबोरेट कर रही है, और इन सब से कोलैबोरेट करके उनको इतनी सीटें, अधिक सीटें क्यों दे रही है, क्योंकि जो ये स्मॉल मार्जिन ऑफ वोट ला रहे हैं उस मार्जिन से इनको सिग्निफिकेंट फायदा हो रहा है। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस अगर एक वोट का है तो भी आप जीत जाएंगे इलेक्शन। देन प्रिवेंट रेडिकल आइडियाज, कैसे, अब बीजेपी है वो क्या चाह रही है, इट कैन मूव एग्रेसिवली ऑन सर्टेन इश्यूज लाइक 370, देन राम मंदिर इशू, तो उसको जो जो जिस पेस से, ये नहीं बोल रहे हैं कि वो मूवमेंट नहीं करेगी, उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है तो मूव करेगी, लेकिन हो सकता है कि अपने कोलिशन की वजह से थोड़ा स्लो डाउन मूव करे, जो पेस है वो स्लो हो सकता है, ठीक है। चलिए, रोल इन नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे, क्योंकि ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहले, ये पार्टीज में कुछ, देखिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ये जो है, ये कैसा होना चाहिए, ये कैसा डिमांडेड है, ये डिमांडेड है बाय ऑल कास्ट, ऑल कम्युनिटी। अब जो नेशनल पार्टीज हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, सीट तो एक है, अब इस सीट पे 75 कैंडिडेट क्लेम कर रहे हैं, प्लस आपको ये भी देखना है कि सबको रिप्रेजेंटेशन हो, प्लस आपको ये भी देखना है कि हम फाइल ऐसे कैंडिडेट करें जो बेटर सूटेड हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप किनको नॉमिनेट करें। तो हो सकता है कि कुछ कास्ट के नॉमिनेशन कहाँ पे चले जाए, ये चले जाए इन अलाइंसेस के पार्टी में, जो छोटे छोटे पार्टीज हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पार्टी ने कुर्मी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, देन व्हाट बीजेपी विल डू, बीजेपी विल से कि अच्छा मेरे अलायंस से एक कुर्मी कैंडिडेट चला गया है, तो इसीलिए हम अपने बीजेपी के सीट पे एक कुर्मी कैंडिडेट कम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का में इम्पॉर्टेंट रोल है। समटाइम ये भी होता है कि कुछ कैंडिडेट वहाँ के यहाँ आ जाए और वो नॉमिनेट डिफरेंट स्मॉल पार्टीज के सीट में भी कर जाते हैं, वो डिफरेंट इशू है। खैर चलिए, सिग्निफिकेंस तो हमने देख लिया कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब क्या कुछ प्रॉब्लम भी हैं स्मॉल पार्टीज के साथ, देखिए स्मॉल पार्टीज के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, विशेष करके क्या है कि स्मॉल पार्टीज जो होते हैं उनका हमने देखा कि वोटर बैंक बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, एक रीजनल स्पेस में रह रहे हैं, तो जैसे रीजनल पार्टी के साथ जब पोलराइजेशन होता है तो वो शिफ्ट हो जाते हैं, बट उनके वोट शेयर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, रीजनल पार्टी स्टिल एग्जिस्ट, वहाँ पे रीजनल पार्टी स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन इनके साथ क्या होता है
कि हो सकता है एक इलेक्शन के बाद इट सीजेस टू एग्जिस्ट, ये हो सकता है कि एक भी सीट ना जीत पाए। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए अभी ये अलायंस कर रहे हैं तो इनके साथ क्या हो रहा है कि इनको बीजेपी का भी वोट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल निषाद पार्टी का भी ट्रेडिशनल वोट मिल रहा है। लेकिन अगर ये कल को चाहे कि माई आइडियोलॉजी इज नॉट मैचिंग, ठीक है, तो अभी ये बोले कि हम इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं, तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम होगा कि ये जो वोट बैंक था वो बाहर चला गया, तो इनकी पॉसिबिलिटी विनिंग की कम हो जाएगी। तो हो सकता है कि अभी ये 12 सीट जीत के आए हैं, 17 में से 12 सीट जीत के आ गए, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी अभी क्या था, विनिंग परसेंटेज बहुत हाई था। कल को क्या हो जाएगा कि 17 में से हो सकता है सिर्फ 2 सीट जीत पाए, तो विनिंग पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो जा रहा है। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है। इसके कारण आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टीज के ऊपर स्टडी भी नहीं किया गया है। ओके, तो यूपी में हमने देखा कि कैसे रीजनल पार्टी का रोल था, कैसे स्मॉल पार्टीज का रोल था, ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज की बात की हमने, एंड दिस पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी एग्जाम। तो आपने आपका चैप्टर 8 ऑलमोस्ट हो गया है। चैप्टर 8 आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर को लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।